अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9 चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर। टॉपिक नंबर 1 एटॉमिक मॉडल्स। व्हाट इज़ एटॉमिक मॉडल? एक्चुअली जो एटम का जो मॉडल था कि एटम किस तरह जो है उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, ये टाइम के साथ इवॉल्व होता गया, क्योंकि टाइम के साथ आपको पता है कि एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस होती गई, थ्योरेटिकल एडवांसमेंट होती गई। उससे क्या हुआ, हमें पता लगा कि एटम का जो मॉडल है, एटम एक्चुअली जो है वो है किस तरह का। तो एटम का मॉडल इवॉल्व हो गया टाइम के साथ, और उस इवोल्यूशन में मुख्तलिफ एटॉमिक मॉडल्स आए। उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट एटॉमिक मॉडल्स हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जो हैं डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, बोहर्स एटॉमिक मॉडल, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। आज हम डिस्कस करेंगे डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल। अच्छा, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो था ये जॉन डाल्टन ने हमें 1803 में दिया था, और ये मॉडल उस वक्त की बहुत बड़ी एडवांसमेंट या आप कह सकते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट थी ये मॉडल, क्योंकि इस मॉडल ने हमें बताया कि मैटर के बारे में हमें बताया, उसकी अंडरस्टैंडिंग करने में हमें हेल्प की, और सेकेंडली इसने हमें केमिकल रिएक्शंस किस तरह होते हैं उसके बारे में बेसिक कंसेप्ट समझाया। अगर हम इसके पोस्टुलेट्स देखें तो डाल्टन के कुछ पोस्टुलेट्स थे, उससे हमें इसका मॉडल बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। फर्स्ट पोस्टुलेट था इनडिविजिबल एटम्स। इसका मतलब ये है, डाल्टन ने हमें ये बताया कि हर एलिमेंट जो है वो बना है कुछ टाइनी पार्टिकल्स से, और वो जो टाइनी पार्टिकल्स जिससे एलिमेंट मिलके बना है वो इनडिविजिबल हैं। इनडिविजिबल का मतलब ये है कि उन टाइनी पार्टिकल्स को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। वो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हैं, उनको फर्दर डिवाइड करेंगे वो ब्रेक हो जाएंगे। मतलब वो जो है हर एलिमेंट जो है इन्हीं पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। ठीक है। सेकेंड पॉइंट उसने ये बताया कि जिन पार्टिकल्स, जिन टाइनी पार्टिकल्स या जिन इनडिविजिबल पार्टिकल्स से एलिमेंट बना है वो सेम होते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम एक स्पेसिफिक एलिमेंट की बात करते हैं, अगर हम बात करते हैं सोडियम एलिमेंट की, हम कहते हैं ये सोडियम एलिमेंट है, तो सोडियम एलिमेंट जितने भी जो टाइनी पार्टिकल से बना होगा उन सब का मास और वॉल्यूम सेम होगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल ये सोडियम का एलिमेंट है, तो सोडियम के एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे उनका मास, उनका वॉल्यूम, या हम ये कह सकते हैं उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, सेम होंगी। वो आइडेंटिकल एटम से बने हुए होंगे। थर्ड पॉइंट ये था कि केमिकल रिएक्शंस। डाल्टन्स ने हमें ये बताया कि जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं तो बेसिकली या तो एटम कंबाइन करते हैं, सेपरेट करते हैं, या रीअरेंज करते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ अमोनिया की फॉर्मेशन में, तो उसमें क्या होता है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ये दो एटम्स कंबाइन करके हमें एक चीज़ की, एक कंपाउंड की फॉर्मेशन दे रहे हैं। या ऐसा होता है कंपाउंड होता है जैसे NH3 और यही ब्रेक होकर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दे दे, तो ये हो गया, मतलब एक दो एटम्स कंबाइन किए और एक नई चीज़ बन गई। या एक एटम जो है वो क्या हुआ, सेपरेट हो गया, दो एटम सेपरेट हो गए। या ये हो सकता है रीअरेंजमेंट हो जाए, जैसे कि एसिड और बेस, NaOH बेस है, HCl एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे NaCl एंड वाटर। तो इसमें जस्ट क्या हुई है, रीअरेंजमेंट हुई है। पहले Cl H के पास था और अब Cl के सोडियम के पास आ गया, और पहले जो था OH सोडियम के पास था और अब हाइड्रोजन के पास आके उसने वाटर बना लिया। तो जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो तीन तरह की पॉसिबिलिटीज़ हैं जो हो सकती हैं। फोर्थ है कंजर्वेशन ऑफ एटम्स। इसका मतलब ये है कि जब भी एटम्स कंबाइन करते हैं, मतलब जब भी कोई रिएक्शन होता है तो उस रिएक्शन में ना तो एटम क्रिएट होता है और ना एटम डिस्ट्रॉय होता है। मतलब इस दुनिया में एटम ना तो खुद से क्रिएट किया जा सकता है और ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल जो था उसका इन्फ्लुएंस क्या था, तो ये बहुत इन्फ्लुएंशियल था, सक्सेसफुल था अपने टाइम पे, क्योंकि इसने बहुत सारे उस वक्त के लॉज जो साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रहे थे उसने उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन किया, जिसमें से लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शंस एंड मल्टीपल प्रोपोर्शंस इम्पॉर्टेंट है। इसका मतलब ये था कि जब भी कोई भी कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है तो उनमें जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी फिक्स प्रोपोर्शन होती है। जैसे कि जब भी वाटर बनेगा
तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रेशो हमेशा फिक्स होगी। अगर हाइड्रोजन 2 है तो ऑक्सीजन हमेशा 1 होगा, इसका मतलब 2:1 हमेशा रहेगा। ये चीज़ एक्सप्लेन की थी साथ ही, लेकिन जब बाद में 1850 में एक्सपेरिमेंट्स हुए थे या अर्ली 20th सेंचुरी में जब एक्सपेरिमेंट हुए तो उसमें हमें ये पता लगा कि जो डाल्टन की ये वाली बात थी कि एलिमेंट जो हैं ये स्मॉलेस्ट इनडिविजिबल पार्टिकल से बने हुए हैं, ये बात जो थी ये ठीक नहीं थी, क्योंकि इनडिविजिबल पार्टिकल्स नहीं हैं, क्योंकि एटम्स को हम फर्दर उसके अंदर भी सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का नाम देते हैं। और ये जो फाइंडिंग्स थी इसने हेल्प की थी एडवांस्ड एटॉमिक मॉडल की डेवलपमेंट में। टॉपिक 3.1 एटॉमिक मॉडल्स। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल अर्नस्ट रदरफोर्ड ने दिया था 1911 में। इन ऑर्डर टू नो द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन उसने ये एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया था। एक्सपेरिमेंट का सेटअप कुछ ऐसे था, उसने एक गोल्ड फॉइल लिया। गोल्ड फॉइल क्यों लिया? क्योंकि आपको पता है कि एटम जो है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्ट है, तो उसने क्या किया, उसके लिए एक एलिमेंट लिया, और एलिमेंट कौन सा लिया? गोल्ड लिया। और काफ़ी जो है गोल्ड जो था उसकी थिकनेस जो थी वो बहुत ज़्यादा कम थी, क्योंकि जितनी थिकनेस कम होती है एक्सपेरिमेंट इतना अच्छा होता है। तो गोल्ड की थिकनेस थी 0.00004 सेंटीमीटर। उसने इस गोल्ड फॉइल से अल्फ़ा पार्टिकल्स को पास करवाया। अल्फ़ा पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स हम कहते हैं हीलियम न्यूक्लियाई को। हीलियम क्या, आपको पता है हीलियम एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 2 होता है। एटॉमिक नंबर 2 का मतलब है कि हीलियम का न्यूक्लियस है जिसमें 2 प्रोटॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन्स इस न्यूक्लियस को सराउंड कर रहे हैं। अब अगर हम क्या करें, इन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं तो पीछे क्या रह जाएगा? ये हीलियम न्यूक्लियस रह जाएगा। और हीलियम जब इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो उसके ऊपर आ जाएगा +2 चार्ज। इस हीलियम न्यूक्लियाई को हम कहते हैं अल्फ़ा पार्टिकल्स। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स प्रोड्यूस कैसे हुए? ये अल्फ़ा पार्टिकल्स उसने प्रोड्यूस किए थे बाय डिसइंटीग्रेशन ऑफ पोलोनियम। पोलोनियम क्या है? ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। आपको पता है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट मुसलसल रेडिएशंस को इमिट करते हैं, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स क्या करते हैं? अल्फ़ा पार्टिकल्स को इमिट करते हैं, और यही अल्फ़ा पार्टिकल्स हम यूज़ करते हैं फॉर बॉम्बार्डमेंट ऑन गोल्ड फाइल। अब उसने नोटिस ये किया था कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो गोल्ड फॉइल से स्ट्रेट पास हो गए थे, और कुछ जो थे वो स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए थे। और ये देखा गया कि 1 मिलियन में एक अल्फ़ा पार्टिकल ऐसे थे जो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट बैक हो गए थे। ये कुछ एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। यहाँ पर आप नोट करें एक सोर्स है, जैसे सोर्स उसने यहाँ पर पोलोनियम, आप कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से पोलोनियम उसने यूज़ किया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से यहाँ से अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हुए, और अल्फ़ा पार्टिकल्स को उसने पास किया थ्रू गोल्ड फॉइल। और यहाँ पर आप नोट करें मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स जो थे वो स्ट्रेट पास हो गए थे, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए थे, और 1 in a million ऐसे थे जो 90 से ग्रेटर एंगल पे डिफ्लेक्ट हो गए थे। ये हम लोगों ने एक एटम ले लिया है। आप नोट करें कि एटम जो है उसके दरमियान में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली प्रेजेंट हैं, और आप नोट करें कि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स सीधे चले गए हैं, कुछ स्लाइटली डिफ्लेक्ट हुए हैं, और एक दो ऐसे हैं जो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे डिफ्लेक्ट हुए हैं। इससे उसने कंक्लूजन्स क्या निकाली? उसने कंक्लूजन ये निकाली कि चूंकि मोस्ट ऑफ द अल्फ़ा पार्टिकल्स वेंट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, इसका मतलब ये है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम में क्या है? एम्प्टी है। क्योंकि जब अल्फ़ा पार्टिकल स्ट्रेट पास हो रहे हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हो रहे, इट मीन्स के आगे कुछ भी नहीं है, तो एटम की ज़्यादातर जगह क्या है? खाली है। दूसरा उसने ये कहा था कि जो अल्फ़ा पार्टिकल्स हैं, चूँकि हमें पता है कि वो पॉजिटिवली चार्ज हैं क्योंकि वो हीलियम न्यूक्लियाई है, और हमें पता है हीलियम न्यूक्लियाई में सिर्फ जो है न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अल्फ़ा पार्टिकल्स भी पॉजिटिव हैं और सामने कोई ऐसी चीज़ है वो भी पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि जब ये अल्फ़ा पार्टिकल्स पास करते हैं तो वो डिफ्लेक्शन कॉज होती है, और हमें पता है कि पॉजिटिव एक दूसरे को डिफ्लेक्ट करता है, रिपेल करता है। तो इस रिपल्जन की वजह से जो कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स है वो डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, या वो ग्रेटर देन 90 के एंगल पे उन डिफ्लेक्शन शो कर रहे हैं। उसने कहा कि इसका मतलब है कि एटम में भी कोई पॉजिटिव पार्ट प्रेजेंट है जिसकी वजह से ये डिफ्लेक्शन हो रही है। थर्ड उसने ये बताया कि
अल्फ़ा पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा मैसिव हैं, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स में आपको पहले से पता है कि अल्फ़ा पार्टिकल्स के अंदर प्रोटॉन्स मतलब कि पॉजिटिव चार्ज होता है। पॉजिटिव चार्ज का मतलब प्रोटॉन्स, और प्रोटॉन्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में बहुत ज़्यादा मैसिव होते हैं। तकरीबन 1827 टाइम्स प्रोटॉन का मैस इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा होता है। तो उन्होंने कहा अल्फ़ा पार्टिकल्स इतने ज़्यादा मैसिव हैं कि वो इलेक्ट्रॉन से डिफ्लेक्ट नहीं होता। आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि एक बहुत भारी चीज़ है और उसके सामने एक बहुत छोटी सी चीज़ है, तो क्या ये छोटी सी चीज़ को डिफ्लेक्ट करेगी? नहीं करेगी। इसीलिए इसका ये जो है ये डिफ्लेक्शन इलेक्ट्रॉन जो है वो अल्फ़ा पार्टिकल्स की डिफ्लेक्शन कॉज नहीं कर रही। रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, इसका बेसिक कंसेप्ट क्या था? रदरफोर्ड ने हमें प्लैनेटरी मॉडल दिया था। प्लैनेटरी मॉडल का मतलब ये है जैसे सोलर सिस्टम है, अर्थ का सिस्टम है कि सन है और उसके अराउंड प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। उसने कहा कि जस्ट ऐसे ही एटम में दरमियान में न्यूक्लियस है और उसके न्यूक्लियस के अराउंड क्या है, इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं एक सर्कुलर ऑर्बिट में। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या था? एटम इज़ न्यूट्रल। ये मतलब एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस हैं उतने ही नेगेटिव चार्जेस हैं, ताकि वो अपने इफेक्ट को कैंसल आउट कर रहे हैं। सेकेंड, उसने ये कहा था कि एटम का जो ज़्यादातर मैस है वो प्रेजेंट है एक डेंस रीजन में जो एटम के दरमियान में प्रेजेंट है, और उस डेंस रीजन को उसने नाम दे दिया न्यूक्लियस का। और अभी हमें पता है कि वो बात उसने ठीक की थी, क्योंकि एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं और न्यूट्रॉन्स भी प्रेजेंट होते हैं, और प्रोटॉन्स का मैस बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये है कि एटम का ज़्यादातर मैस जो है वो इस डेंस रीजन में प्रेजेंट है, जिसको हम न्यूक्लियस कहते हैं। यही बात हमें रदरफोर्ड ने भी बताई थी। नेक्स्ट, उसने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं दे आर मूविंग अराउंड दिस न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर ऑर्बिट। और ये इलेक्ट्रॉन किस तरह सर्कुलर ऑर्बिट में मूव करें? उसने कहा ये मूव करें थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो बैलेंस कर रही है इस इलेक्ट्रॉन को सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए, क्योंकि आपको पता है पॉजिटिव और नेगेटिव तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के थ्रू ये इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली मूव कर रहे हैं अराउंड द न्यूक्लियस। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होती है? ये वो फोर्स होती है डैट इज़ ये वो अपेरेंट फोर्स दैट इज एक्सपीरियंस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। इसकी एग्जांपल आप ऐसे ले सकते हैं कि आप एक थ्रेड लें और थ्रेड के एंड पे एक स्टोन अटैच कर दें, और आप ये थ्रेड अपने हाथों में पकड़ के इस थ्रेड को मुसलसल रोटेट करना शुरू करते, घुमाना शुरू करते, तो आप क्या नोट करोगे कि ये स्टोन मुसलसल एक सर्कल में मूव करेगा। ये आपकी हाथों की तरफ नहीं आएगा, जब तक आप इसको घुमाते जाओगे ये मुसलसल मूव करता जाएगा। अब कौन सी फोर्स है जो इसको मुसलसल मूव करने में हेल्प करी? दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और उसने कहा था, रदरफोर्ड ने कहा था, यही सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इलेक्ट्रॉन कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मूव कर रहे हैं। अब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में बेसिकली डिफेक्ट्स क्या थे, क्या प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से ये मॉडल रिजेक्ट हुआ था या इस मॉडल के बाद दूसरा मॉडल आया था? फर्स्ट है कॉन्टिन्यूस एनर्जी स्पेक्ट्रम। अभी हम लोगों ने पढ़ा कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं थ्रू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इन अ सर्कुलर पाथ, और हमें पता है कि क्लासिकल फिजिक्स ये कहती है कि जब भी कोई चार्ज्ड बॉडी मूव करती है अराउंड एनी चार्ज बॉडी मूव करती है कॉन्टीन्यूसली, तो वो एनर्जी रिलीज़ करेगी, और एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो अपना पाथ क्या करेगी, आहिस्ता आहिस्ता कम कर लेगी, और उसका पाथ एट दी एंड मतलब उसकी जो मूवमेंट है वो एट दी एंड रुक जाएगी। आप एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपने देखा होगा जो घरों में आपकी वॉच होती है उसके नीचे पेंडुलम लगा होता है, तो पेंडुलम अगर आप उसको पेंडुलम को घुमाते हो तो एक पॉइंट पहले पेंडुलम मुसलसल मूव करता जाता है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेंडुलम की जो मूवमेंट है वो कम होती जाती है, और एक पॉइंट ऐसा आता है कि पेंडुलम बिल्कुल स्टॉप कर जाता है। सेम इस तरह उसने कहा इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी होता है। जब चार्ज बॉडी इलेक्ट्रॉन्स मूव करते जाते हैं तो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स ये एनर्जी कंटिन्यूसली लूज करते हैं और इनका पाथ छोटा होता जाता है, और एक पॉइंट, इसका मतलब अगर पाथ छोटा होता जाता है तो इसका मतलब एक पॉइंट ऐसा आएगा कि इलेक्ट्रॉन जो है ये मूव करते करते न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा, और अगर ये न्यूक्लियस में आके गिर जाएगा इट मीन्स के जो एटम का स्ट्रक्चर है ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। और हमें पता है कि आज तक ऐसा पॉसिबल नहीं हुआ, क्योंकि अगर एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय होता होगा तो इसका मतलब है कि दुनिया भी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, क्योंकि दुनिया भी एटम से बनी हुई है, और अगर एटम का स्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो सकता है इसका मतलब अभी तक दुनिया डिस्ट्रॉय हो चुकी होती, जो ऐसा नहीं हुआ। इट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम इन रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल।
सेकेंड क्या है कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स अगर कोई भी चार्ज बॉडी कॉन्टीन्यूसली मूव करती है तो अपने पाथ को क्या होता है, वो कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती है और उसका पाथ छोटा होता जाता है। तो जब कोई चीज़ कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करती है तो उसका स्पेक्ट्रम भी कॉन्टीन्यूस होना चाहिए। स्पेक्ट्रम क्या होता है, वो ग्राफ होता है जो हमें शो करता है कि इस ऑब्जेक्ट ने किस किस पॉइंट पे एनर्जी रिलीज़ की। और अभी हम कह रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू क्लासिकल फिजिक्स इस चार्ज बॉडी को कॉन्टीन्यूसली एनर्जी रिलीज़ करनी चाहिए। इसका मतलब एक कॉन्टीन्यूस स्पेक्ट्रम आना चाहिए, लेकिन जो हमारे पास स्पेक्ट्रम आया वो लाइन स्पेक्ट्रम था जिसको रदरफोर्ड ने एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये दो डिफेक्ट्स थे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के, जिसकी वजह से फिर हमने नया मॉडल दिया था, दैट वाज बोहर एटॉमिक मॉडल, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टॉपिक बोहर्स एटॉमिक थ्योरी। बोहर्स एटॉमिक थ्योरी 1913 में नील बोहर ने प्रपोज की थी और ये जस्ट रदरफोर्ड मॉडल की तरह ही थी, बट इसने लाइन स्पेक्ट्रम एक्सप्लेन किया था हाइड्रोजन एटम का। मतलब वो जो ड्रॉबैक्स रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल थे उनको क्लियर किया था नील बोहर ने अपने मॉडल में। इसके पोस्टुलेट्स क्या थे? फर्स्ट पोस्टुलेट था इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स, कि इलेक्ट्रॉन कहाँ पे मूव करते हैं। उसने कहा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड, एटम में जो न्यूक्लियस के उसके अराउंड कुछ ऑर्बिट्स हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं और हर ऑर्बिट की जो एनर्जी है वो फिक्स है। मतलब हर एटम में जो ये ऑर्बिट्स हैं उनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है। इसीलिए हम इन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल्स का भी नाम देते हैं। जैसे ये फर्स्ट एनर्जी लेवल है, ये सेकंड एनर्जी लेवल है, और जो थर्ड ऑर्बिट होगा वो थर्ड एनर्जी लेवल होगा। जैसे कि आप देख सकते हैं बोहर का ये एक एटॉमिक मॉडल है जिसमें न्यूक्लियस दरमियान में है और यहाँ पर आपको एनर्जी लेवल्स नज़र आ रहे हैं और इलेक्ट्रॉन इन्हीं एनर्जी लेवल्स में मूव कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन जो है उनके दरमियान में, मतलब दो एनर्जी लेवल्स के दरमियान में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है एनर्जी प्रोपोर्शनैलिटी, कि इलेक्ट्रॉन जो ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं उनकी एनर्जी किस तरह होती है। तो बोहर ने हमें ये बताया कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिपेंड करती है कि वो किस ऑर्बिट में प्रेजेंट है। अगर इलेक्ट्रॉन उस ऑर्बिट में प्रेजेंट है जो न्यूक्लियस के करीब है तो उसकी एनर्जी सबसे लो होगी, और जितना दूर ऑर्बिट होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन जितने दूर वाले ऑर्बिट में प्रेजेंट होगा उसकी एनर्जी उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज होती जाएगी। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स दैट आर फार्दर फ्रॉम द न्यूक्लियस हैव हाई एनर्जी। यहाँ पर आप नोट कर सकते हैं कि ये हमारे पास एनर्जी के लेवल्स हैं। जो फर्स्ट ऑर्बिट है जो न्यूक्लियस से करीब है उसको हम लेवल 1 कह रहे हैं, जो सेकंड है उसको हम लेवल 2, लेवल 3 एंड सो ऑन। मतलब जितना लेवल इंक्रीज होता है तो एनर्जी भी उसी तरह इलेक्ट्रॉन की इंक्रीज होती है। थर्ड इज क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इलेक्ट्रॉन यहीं पे भी किसी ऑर्बिट में भी प्रेजेंट नहीं होते, इलेक्ट्रॉन स्पेसिफिकली उसी ऑर्बिट में प्रेजेंट होते हैं जिसमें उनका एंगुलर मोमेंटम की जो वैल्यू होती है वो इंटीग्रल मल्टीपल होती है h/2 पाई के। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अगर फॉर एग्जांपल शेल नंबर 1 में प्रेजेंट होंगे, तो अगर वो शेल नंबर 1 में इसीलिए प्रेजेंट होंगे क्योंकि उनकी जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो क्या होगी, वो होगी 1 मल्टीप्लाई बाय h/2 पाई। अगर ये वैल्यू उनकी एंगुलर मोमेंटम की होगी तब जाके वो शेल नंबर 1 में प्रेजेंट होंगे। अगर किसी इलेक्ट्रॉन की जो एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू है वो 2 × h/2 पाई होगी तो इट मीन्स कि वो शेल नंबर 2 में प्रेजेंट होगा। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो सिर्फ उसी ऑर्बिट में मूव करते हैं जिनमें उनकी वैल्यू n/2 पाई के इक्वल होती है, वेयर n इज़ द शेल नंबर। मतलब अगर शेल नंबर 2 में है तो इसका मतलब उनकी ये वैल्यू होगी। अगर शेल नंबर 3 में है तो इनकी एंगुलर मोमेंटम की वैल्यू 3 × h/2 पाई होगी, वेयर h इज़ प्लैंक्स कांस्टेंट और इसकी वैल्यू क्या होती है 6.626 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये आपको याद करनी है। और पाई क्या होता है, ये भी कांस्टेंट है 3.14। नेक्स्ट पॉइंट है लाइट एब्जॉर्प्शन एंड एमिशन। इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट में
प्रेजेंट होता है, मतलब मूवमेंट नहीं करता, एक ही स्पेसिफिक ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, तो वो एनर्जी ना तो रेडिएट करता है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, ना तो एनर्जी रिलीज करता है, ना तो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी ऑर्बिट से हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाएगा तो हाई ऑर्बिट में जाने के लिए उसको ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। इसीलिए हाई एनर्जी ऑर्बिट में जाने के लिए वो एनर्जी को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। इसी तरह अगर इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ जाएगा तो उसको अपनी एनर्जी को कम करना होगा, और एनर्जी को कम करने के लिए वो क्या करता है, एनर्जी को रेडिएट करता है, रिलीज करता है। तो लोअर से हायर पे जाने के लिए वो एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि हायर की एनर्जी ज़्यादा है, और हाई से लो पे जाने के लिए वो रिलीज करेगा क्योंकि नीचे वाले की एनर्जी कम है। आप नोट कर सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है तो वो एनर्जी को क्या कर रहा है, वो एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है। ठीक है, देखिए लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। और जब वो मूव कर रहा है फ्रॉम हाई टू लोअर ऑर्बिट तो वो क्या कर रहा है, एनर्जी को रिलीज कर रहा है क्योंकि लोअर ऑर्बिट की एनर्जी कम है, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को रखने के लिए वो एनर्जी को क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है। यहाँ से भी आप नोट कर सकते हैं कि लोअर टू हायर पे क्या हो रहा है, एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, और हाई टू लोअर पे एनर्जी रिलीज हो रही है। नेक्स्ट ये है कि एटम इलेक्ट्रॉन कितनी एनर्जी रिलीज करता है और कितनी एब्जॉर्ब करता है। ये डिपेंड करता है कि दोनों ऑर्बिट्स का एनर्जी गैप कितना है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्बिट जो है, एक की एनर्जी जो है वो 100 है, 100 समथिंग है, और दूसरे की एनर्जी 200 है। तो फिर ये इस लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 200 माइनस 100 100। इट मीन्स के वो 100 किलो जॉल एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा इस ऑर्बिट में मूव करने के लिए। ठीक है, इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन उतनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, रिलीज करता है जितना उन दो ऑर्बिट्स का डिफरेंस होता है। अब नोट करें यहाँ पर कि जब इलेक्ट्रॉन जो है वो 5th ऑर्बिट से सेकेंड ऑर्बिट की तरफ आ रहा है तो वो एनर्जी को रिलीज कर रहा है। देखिए जितना डिफरेंस ज़्यादा होगा, जितना गैप ज़्यादा होगा, एनर्जी रिलीज उतनी ज़्यादा होगी। यहाँ पर गैप सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर गैप उससे कम है, और यहाँ पर गैप सबसे कम है। जितनी एनर्जी जो है वो कम रिलीज होती है या कम रेडिएट होती है तो वेवलेंथ उतनी ज़्यादा होती है। एनर्जी और वेवलेंथ का इन्वर्स रिलेशन होता है। तो आप नोट करें सबसे कम वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ पर बन रही है क्योंकि इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर उससे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा वेवलेंथ वाली लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस हो रही है क्योंकि यहाँ पर जो एनर्जी गैप है वो सबसे कम है। इस तरह हमें एक स्पेक्ट्रम मिलता है। आप नोट करें कि यहाँ पर एक लाइट हमें मिल गई, इसको हम कहते हैं लाइन स्पेक्ट्रम। जब एक इलेक्ट्रॉन एक लेवल से दूसरी लेवल पे मूव करता है तो वो एनर्जी को रिलीज करता है, और ये एनर्जी रिलीज हमें शो होती है ग्राफ में इस तरह की लाइंस की फॉर्म में, जिसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं, और ये चीज़ बोहर ने एक्सप्लेन की थी। नेक्स्ट इज़ डिफेक्ट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोहर ने तो काफ़ी रदरफोर्ड के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश की थी, बट उसने हमें एटम का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो किस तरह होता है उसको प्रॉपरली एक्सप्लेन नहीं किया था। तो ये एक बोहर में डिफेक्ट था जिसको आने वाली थेरीज ने फिर एक्सप्लेन किया। टॉपिक 3.1 एटॉमिक मॉडल्स, क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। व्हाट इज़ क्वांटम मैकेनिकल मॉडल? It is wave particle duality. According to this model, हम इलेक्ट्रॉन को ट्रीट करते हैं एज बोथ पार्टिकल्स एंड वेव। ये बेसिकली हमें बताया था श्रोडिंगर ने कि जो इलेक्ट्रॉन है इसकी 2 नेचर्स हैं। ये एज अ पार्टिकल भी बिहेव कर सकते हैं और ये एज अ वेव भी बिहेव कर सकते हैं। जैसे आपको नज़र आ रहा है पार्टिकल ऐसे, और वेव जिस तरह एक वेव मूव करती है ये ऐसे भी मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी रीजन। ये क्या है? पहले हमने ये पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड सर्टेन ऑर्बिट्स हैं जहाँ पर ये मूव करते हैं। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने बताया कि जो ऑर्बिट्स हैं वो फिक्स नहीं हैं, मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक लाइन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। क्योंकि हमने कहा है कि इलेक्ट्रॉन की वेव नेचर है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग लाइक दिस। तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो पर्टिकुलर लाइन है या वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन मूव करता है, बल्कि एटम के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसमें इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है।
तो हम कोई चीज़ स्पेसिफाई नहीं कर सकते, हम ये कह सकते हैं कि इस 3 डायमेंशनल स्पेस में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट होगा और इस 3 डायमेंशनल स्पेस को हम कहते हैं ऑर्बिटॉल। और हम कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की डेंसिटी सबसे ज़्यादा है। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ने हमें इस हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में भी बताया। व्हाट वाज हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? उसने कहा चूँकि हम इलेक्ट्रॉन को एज अ वेव भी कंसिडर करते हैं और पार्टिकल भी कंसिडर करते हैं, इसीलिए ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है कि हम एट अ टाइम एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम फाइंड कर सके। अगर हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन फाइंड करते हैं तो हम मोमेंटम नहीं फाइंड कर सकते, अगर मोमेंटम फाइंड करेंगे तो हम पोजीशन फाइंड नहीं कर सकते। तो ये इम्पॉसिबल है कि दोनों चीज़ों को एक साथ फाइंड किया जाए। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लेवल, हर एटम में कुछ डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स हैं जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी लेवल में है ये हमें श्रोडिंगर इक्वेशन के थ्रू पता लगता है। श्रोडिंगर इक्वेशन आप इंशाल्लाह हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज ऑर्बिटॉल, जिसमें इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं, उनकी शेप्स किस तरह होती हैं। तो ऑर्बिटॉल्स की डिफरेंट शेप्स हैं, देयर आर 4 टाइप्स S, P, D, F, और अकॉर्डिंग टू ऑर्बिटॉल इनकी डिफरेंट शेप्स है, जैसे कि S की स्फेरिकल शेप है, P की डम्बल है, D की डबल डम्बल है और F की कॉम्प्लेक्स शेप है। इनकी डिटेल आप इंशाल्लाह फर्स्ट ईयर पे पढ़ोगे। Electron probability cloud. What is electron probability cloud? This is the cloud where the probability of finding the electron is maximum. अभी हमने बताया कि इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पाथवे में नहीं है, बल्कि एटम के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड। जैसे कि यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा कि दिस इज़ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी क्लाउड, मतलब यहाँ पर कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। ये वो पॉसिबल पोजीशंस है, ये डॉट ये पॉसिबल पोजीशंस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाया जा सकता है न्यूक्लियस के अराउंड। इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटॉल भी कहते हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट क्वांटम मैकेनिकल मॉडल, वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। टॉपिक हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इज़ हेजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल? ये प्रिंसिपल बेसिकली वार्नर हेजनबर्ग ने 1927 में दिया था। इसका कोर आइडिया ये था कि आप एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन या मोमेंटम एट अ टाइम फाइंड नहीं कर सकते। ये इम्पॉसिबल है कि आप दोनों चीज़ें एक इलेक्ट्रॉन की एटम के अंदर फाइंड कर सकें। इम्प्लीकेशन इसकी क्या है कि इस अनसर्टेनिटी की वजह से हम ये नहीं बता सकते कि एग्जैक्ट ऑर्बिट एटम में कहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब न्यूक्लियस के अराउंड हम ये नहीं बता सकते कि वो एग्जैक्ट ऑर्बिट कौन सा है जहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। जैसे अगर ये न्यूक्लियस है तो हम ये नहीं कह सकते कि ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। हम एग्जैक्टली कुछ भी नहीं बता सकते इसकी वजह से। ऑब्जर्वेशन प्रोसेस क्या है? अगर हम किसी भी एक एटम को लेते हैं, जैसे हम हाइड्रोजन की बात करते हैं और हाइड्रोजन के अंदर हमें पता है एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो हम कोशिश करते हैं कि हम हाइड्रोजन के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी पोजीशन फाइंड करें। तो जब हम पोजीशन फाइंड करेंगे तो जैसे ही हम पोजीशन फाइंड करेंगे हमें पोजीशन पता लगेगी। एक सेकंड पॉइंट पे जैसे ही हम उसकी मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वो किसी और जगह पे जा चुका होगा, क्योंकि वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है और वो मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे ही हम मोमेंटम फाइंड करने की कोशिश करेंगे वो अपना पाथवे चेंज कर चुका होगा। जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो एग्जैक्ट पाथवे इलेक्ट्रॉन का क्या है वो हम फाइंड नहीं कर सकते। हाँ, ये है कि हम कॉन्टीन्यूसली अगर इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है उसको ऑब्जर्व करें तो हमें ये पता लग सकता है कि एटम के अराउंड, मतलब एटम में जो न्यूक्लियस है उसके अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है। मतलब कि ये वो एरिया है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को फाइंड करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम है। हम ये नहीं कह सकते कि यही वो पर्टिकुलर ऑर्बिट है या ये वो पर्टिकुलर एनर्जी लेवल है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा।
In a hydrogen atom, the electron can exist anywhere within a spherical region around the nucleus. मतलब जो हाइड्रोजन एटम में जो एक इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस के अराउंड कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन 95% ऑफ द टाइम ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा? ये एक रीजन है न्यूक्लियस के अराउंड जिसको हम ऑर्बिटॉल कहते हैं, जहाँ पर 95% चांसेस है कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, और वो हम फाइंड करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंट। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है अभी जैसे मैंने आपको बताया, और न्यूक्लियस के अराउंड एक रीजन होगा जहाँ पर हम कहेंगे कि ये वो रीजन है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो सकता है, और ये रीजन हम इस तरह स्पेसिफाई कर देंगे कि इनके दरमियान इलेक्ट्रॉन कहीं पे प्रेजेंट होगा। सो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। लुइस डी ब्रोगले की क्या कंट्रीब्यूशन थी इसमें? 1924 में लुइस डी ब्रोगले ने हमें बताया कि जो सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है, इसकी दो नेचर्स हैं। ये पार्टिकल लाइक भी बिहेव कर सकता है और ये वेव की तरह भी बिहेव कर सकता है। इस कंसेप्ट ने हमें क्वांटम मैकेनिकल मॉडल की डेवलपमेंट में बहुत हेल्प दी थी। ये जो प्रपोजल आया था बाय लुइस डी ब्रोगले अबाउट द डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको फर्दर कंफर्म किया था डेविसन जर्मन ने 1927 में। उसने एक्सपेरिमेंटली ये कंफर्म किया कि जो इलेक्ट्रॉन है उसकी दो नेचर्स हैं, पार्टिकल लाइक भी और वेव लाइक भी, और इससे हमने मॉडर्न क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी गई थी। तो बेसिकली इसमें ये हमने पढ़ा कि न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो इलेक्ट्रॉन एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है। इससे पहले हमने कहा था कि इलेक्ट्रॉन के लिए एक सर्टेन पाथवे है, उसी सर्टेन जो ऑर्बिट है उसमें इलेक्ट्रॉन मूव करता है, लेकिन इसमें हमने कहा कि ऑर्बिट्स कोई स्पेसिफाई नहीं है, बल्कि न्यूक्लियस के अराउंड एक 3 डायमेंशनल स्पेस है जिसको हम ऑर्बिटॉल कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसी ऑर्बिटॉल में प्रेजेंट हो सकता है। टॉपिक अंडरस्टैंडिंग एटॉमिक मॉडल्स। व्हाट आर एटॉमिक मॉडल्स? एटॉमिक मॉडल्स स्पेसिफिकली दिए जाते हैं ताकि हम एक एटम के स्ट्रक्चर और बिहेवियर को स्टडी कर सकें कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन वो किस तरह रिएक्ट करते हैं। एटॉमिक मॉडल एक कंसेप्चुअल टूल है, ये फिजिकल ऑब्जेक्ट नहीं है, ये एक कंसेप्ट है, और इसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि एटम बेसिकली किस तरह दिखता है, उसका स्ट्रक्चर किस तरह है, और वो केमिकली बिहेव कैसे करता है। इवोल्यूशन इसकी कैसे हुई? जैसे कि रिसर्च और टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट आती गई, हमारा एटॉमिक मॉडल भी रिफाइन होता गया और इम्प्रूव होता गया। अगर हम एक एटम का सिंपल व्यू देखें तो एटम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, दरमियान में उस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स होते हैं और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स क्या हैं? प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। दोनों प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं काफ़ी मैसिव होते हैं, मतलब इनका मास बहुत ज़्यादा होता है। अगर इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो ये इसी न्यूक्लियस को जिसके अंदर न्यूक्लियॉन्स प्रेजेंट हैं उसको सराउंड करते हैं और इसके अराउंड मूव करते हैं सर्टेन एनर्जी लेवल्स में, और इन इलेक्ट्रॉन्स को जो न्यूक्लियस के अराउंड मूव करते हैं इनका मास एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स बहुत ज़्यादा कम होता है। अगर हम एक एटम के अंदर मास डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो अभी हमने बात की कि सबसे ज़्यादा मास न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स हैं, और ये काफ़ी ज़्यादा मैसिव होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो बहुत लाइट वेट होते हैं। इसका मतलब है कि एक एटम का जो मैक्सिमम मास है वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियर फोर्स कि कौन सी न्यूक्लियर फोर्स है जिसके थ्रू एटम के अंदर प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो फिर कैसे एक न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं? क्योंकि हम कहते हैं कि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज प्रेजेंट है, उनको रिपेल करना चाहिए लेकिन उन पर रिपल्जन नहीं होती और वो स्टेबल हैं इतने सालों से। कहते हैं कि न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्स है जो प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स को बाइंड करती है। इसकी स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक फोर्सेस से भी स्ट्रॉन्ग है, कि जो हम कहते हैं कि प्रोटॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करता है, ये जो न्यूक्लियर फोर्स है इसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये उस रिपल्जन से बहुत ज़्यादा है।
इतनी ज़्यादा है कि इससे जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं न्यूक्लियस में स्ट्रॉन्ग फोर्स के साथ इकट्ठे रह रहे होते हैं, और ये न्यूक्लियर फोर्स बहुत ज़्यादा है, स्ट्रॉन्गर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक या मैग्नेटिक फोर्सेस, जिसकी वजह से ये होल्ड कर रहा है दोनों चीज़ों को न्यूक्लियस के अंदर बहुत अच्छे तरीके से। और यही न्यूक्लियर फोर्स रिस्पॉन्सिबल है टू ओवरकम द इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन बिटवीन प्रोटॉन्स, क्योंकि हम कहते हैं प्रोटॉन्स सेम चार्जेस हैं, उनको रिपेल करना चाहिए, उनमें रिपल्जन होनी चाहिए, तो वो रिपल्जन कंट्रोल करने के लिए न्यूक्लियर फोर्स काफ़ी है, क्योंकि इसकी जो ताकत है वो इससे बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स बहुत स्टेबल हैं और वो इकट्ठे रह रहे हैं। सो दिस वॉज ऑल अबाउट न्यूक्लियर फोर्स। टॉपिक 3.2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से हैं? प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं प्रोटॉन को। प्रोटॉन के ऊपर रिलेटिव चार्ज +1 होता है। रिलेटिव मास इसका 1 एटॉमिक मास यूनिट है, जबकि इसका मास 1.6726 × 10⁻27 kg है। जबकि न्यूट्रॉन का रिलेटिव चार्ज 0 होता है और रिलेटिव मास 1 होता है, और अगर हम एग्जैक्ट मास की बात करें तो वो 1.6749 × 10⁻27 kg, जबकि इलेक्ट्रॉन -1 चार्ज के साथ उसका मास होता है 9.11 × 10⁻31 kg। व्हाट इज़ रिलेटिव मास? रिलेटिव मास होता है कि अगर वैसे तो प्रोटॉन का मास ये है, इसी तरह न्यूट्रॉन का मास 1.67 × 10⁻27 kg है, और इसी तरह एक इलेक्ट्रॉन का मास ये है। लेकिन अगर हम रिलेटिवली हम कहें कि 1 कंसिडर करें, अगर हम प्रोटॉन के मास को 1 कंसिडर करें तो न्यूट्रॉन का मास भी 1 है। इट मीन्स कि इनका मास अप्रॉक्सीमेटली एक जैसा है। देखिए बहुत, आप देख लें, बहुत स्मॉल डिफरेंस है, 1.6726 है और यहाँ पर 1.6749 है। मतलब हम यही कहते हैं कि इनका अप्रॉक्सीमेटली मास क्या है? 1 है। मतलब अगर मैं इसको 1 कंसिडर करती हूँ तो ये भी क्या होगा? 1 होगा। और अगर ये दोनों 1 हैं तो इलेक्ट्रॉन का मास 1 / 1836 टाइम्स है। मतलब अगर आप इनके मास को 1836 से डिवाइड करते हो तो जो मास आता है वो इलेक्ट्रॉन का मास है। तो रिलेटिवली इन दोनों का मास ज़्यादा होता है, और इसका मास इनके कंपैरिजन में इतना 1836 टाइम्स जो है वो कम होता है। ठीक है, मतलब एग्जैक्ट मैसेज तो ये होती हैं, ये हम रिलेट करने के लिए बताते हैं। अगर इनका इसका और इसका 1 है तो इसका 1/1836 है। चार्ज इस पे +1 होता है, इस पे 0 चार्ज होता है, जबकि इस पे -1 चार्ज होता है। अब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की लोकेशन देखते हैं और इसके रोल को देखते हैं। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स दोनों एटम के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमें पता है कि प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होते हैं और न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। प्रोटॉन्स को एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए क्योंकि सेम चार्जेस हैं, बट न्यूक्लियस के अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग फोर्स है बिटवीन न्यूट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। और ये न्यूक्लियर फोर्स इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो उन दोनों को इकट्ठे एक न्यूक्लियस के अंदर रखती है। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड जो ऑर्बिट्स होते हैं मूव करते हैं, और हमें पता है कि न्यूक्लियस के अराउंड डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं और उन एनर्जी लेवल्स में इलेक्ट्रॉन कहीं पे भी प्रेजेंट हो सकता है। इलेक्ट्रॉन चूँकि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स के अराउंड सर्कुलेट कर रहे होते हैं, और इनकी इंटरेक्शन जो प्रोटॉन्स के साथ होती है वही हमें बताती है कि एटम का बिहेवियर कैसा है, किस तरह का मॉलिक्यूल है। रिलेशनशिप एंड कॉन्ट्रीब्यूशंस। अभी हम इनके मास को कंपेयर करते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि अगर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन का मास 1 है तो इलेक्ट्रॉन का मास 1/1836 टाइम्स है। इसका मतलब है कि बहुत ज़्यादा कम है इलेक्ट्रॉन का मास। तो हम कहते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा एटम के मास में सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन भी इनकी होती है। अगर हम बात करें, अगर फॉर एग्जांपल एक एटम का मास जो है 1 kg है तो उसमें मैक्सिमम जो है वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास होगा, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका मास बहुत थोड़ा होता है, इसलिए उनकी टोटल मास में कंट्रीब्यूशन भी क्या होती है? कम होती है। अगर हम चार्ज इंटरेक्शन की बात करें तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, और इसी ऑपोजिट चार्ज की वजह से ये दोनों एटम्स में इकट्ठे रह रहे होते हैं और एक एटम का स्ट्रक्चर बना रहे होते हैं।
अब नेक्स्ट है चार्ज न्यूट्रलिटी या इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। हमें पता है कि एक एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को रिप्रेजेंट करता है, और एक एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब जितने पॉजिटिव चार्जेस उतने ही नेगेटिव चार्जेस। इन सेम चार्जेस की वजह से ये अपने अफेक्ट को कैंसिल आउट कर सकते हैं, इसीलिए नेट चार्ज क्या होता है, एक एटम पे 0 होता है, और एटम क्या होता है, वो बैलेंस होता है बिकॉज ऑफ दी सेम चार्जेस। सेम चार्जेस होते हैं तो वो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे होते हैं। The behavior of protons, neutrons and electrons in the electric field. What happens when a beam of these particles passes between two electrically charged plates? प्रोटॉन्स हमें पता है पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं, तो जब इनको हम पास करते हैं तो होता ये है कि ये कर्व कर जाता है टूवर्ड द नेगेटिव प्लेट, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज जो है आपको पता है वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड में हम इसको मूव करवाते हैं तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करता है। जबकि हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, ये पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसीलिए पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर जाएगा या कर्व कर जाएगा। और हमें पता है कि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, इसीलिए स्ट्रेट पास हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम स्पीड के साथ मूव कर रहे हैं तो होगा क्या, जो प्रोटॉन्स होंगे वो कम डिफ्लेक्ट होंगे और इलेक्ट्रॉन ज़्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं जो प्रोटॉन्स है वो काफ़ी देर बाद डिफ्लेक्ट हुए एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। जैसे इनकी देखिए पाथवे ऐसा बन रहा है, डिफ्लेक्शन बहुत बाद में हुई है, जबकि इलेक्ट्रॉन फ़ौरन से डिफ्लेक्ट कर गए। रीज़न ये है कि प्रोटॉन का जो मैस है वो बहुत ज़्यादा होता है, जो चीज़ इसका मैस ज़्यादा होता है उसको डिफ्लेक्ट करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू जिसका मैस कम होता है। अब इलेक्ट्रॉन का मैस कम है, वो बहुत ईजिली डिफ्लेक्ट हो जाता है, तो यहाँ पर स्टार्ट में वो डिफ्लेक्ट हो गया, जबकि प्रोटॉन को टाइम लगा है डिफ्लेक्शन में ड्यू टू ग्रेटर मैस। नेक्स्ट टॉपिक इज रेडियो आइसोटोप्स। व्हाट आर आइसोटोप्स? आइसोटोप्स क्या होते हैं, जो ऐसे एटम्स जिनका प्रोटॉन नंबर तो सेम होता है लेकिन उनके न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, उसको हम कहते हैं आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स वो आइसोटोप्स होते हैं जिनमें न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो कॉम्बिनेशन होता है वो अनस्टेबल होता है। मतलब न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की अमाउंट जो है वो इस तरह होती है जो कंपाउंड को अनस्टेबल कर रही होती है। जो न्यूक्लियस है चूँकि वो अनस्टेबल होता है इसलिए उनकी एनर्जी भी क्या होती है, ज़्यादा। तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स अपने आप को स्टेबल करने के लिए मुसलसल रेडिएशंस इमिट करते हैं, मुसलसल जो है कुछ पार्टिकल्स इमिट करते हैं, ताकि जो उनके प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो जो है वो क्या हो सके स्टेबल हो सके। तो ये चूँकि मुसलसल रेडिएशंस इमिट करते हैं फॉर स्टेबिलिटी, इसलिए इनको हम रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। जैसे कि हाइड्रोजन 3 आइसोटोप जिसको हम ट्रीटियम कहते हैं, कार्बन 14, यूरेनियम 238, इन सारों में जो न्यूक्लियस के अंदर रेशो है वो अनस्टेबल है, इसीलिए हम इनको रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स कहते हैं। टॉपिक 3.3 प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर और एटॉमिक नंबर। प्रोटॉन नंबर एक एटम में हमें न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स की इंफॉर्मेशन देता है। हमें पता है कि एक एटम में दरमियान में न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और न्यूक्लियस के इर्द गिर्द शेल्स प्रेजेंट होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। इस न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, एक प्रोटॉन और दूसरा हमारे पास यहाँ पर न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब प्रोटॉन कितने प्रेजेंट हैं ये इंफॉर्मेशन हमें एटॉमिक नंबर देता है। प्रोटॉन फॉर एग्जांपल एक एटम का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स कि इसके न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिंबल Z से, यानी कि Z वैल्यू हमें बताता है कि एटम के अंदर कितने प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। अगर प्रोटॉन्स के ऊपर चार्ज की बात करें तो उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और ये जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और सेकेंडली अगर कोई न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तो न्यूट्रल एटम के केस में जो एटॉमिक नंबर है वो हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की भी इंफॉर्मेशन देता है। प्रोटॉन नंबर ऑफ और एटॉमिक नंबर एग्जाम्पल, जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इट मीन्स कि हाइड्रोजन के न्यूक्लियस के अंदर एक ही प्रोटॉन प्रेजेंट होगा। इसका एटॉमिक नंबर वही बताता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं। यूनिकनेस ऑफ प्रोटॉन नंबर,
प्रोटॉन नंबर हर एटम का यूनिक है, इसीलिए हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं एक एटम को दूसरे एटम से विद द हेल्प ऑफ प्रोटॉन नंबर। उसके अलावा प्रोटॉन नंबर हमें पीरियोडिक टेबल में एटम की पोजीशन के बारे में भी बताता है। एक्चुअली हम लोगों ने एटम्स को अरेंज किया हुआ है पीरियोडिक टेबल में ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रोटॉन नंबर। क्योंकि हर एटम का जो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि प्रोटॉन नंबर होता है वो चेंज होता है, इसीलिए हमने उसी की बेसिस पे अरेंज किया हुआ है एटम्स को। और हमें एटम्स जो प्रोटॉन नंबर होते हैं वो हमें इंफॉर्मेशन देता है कि पीरियोडिक टेबल में ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, और इसको आइडेंटिफाई करने में भी हमें हेल्प करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक एटम है, उसके अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं, इट मीन्स कि वो हमेशा कार्बन होगा। अगर 11 प्रोटॉन्स है इट मीन्स कि वो सोडियम होगा। अगर 7 प्रोटॉन्स है इट मीन्स कि वो नाइट्रोजन होगा। तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी एटम को एक एटम के अंदर जो अंदर प्रोटॉन्स हैं उनको देखकर। नेक्स्ट है न्यूक्लियॉन नंबर और एटॉमिक मास। न्यूक्लियॉन नंबर किसे कहते हैं? अभी हमने डिस्कस किया था कि न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो ये प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का जो सम होता है उसको हम मास नंबर कहते हैं या न्यूक्लियॉन नंबर कहते हैं। प्रोटॉन्स तो हर एटम में सेम होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन्स एक पर्टिकुलर एटम में चेंज हो सकता है न्यूट्रॉन का नंबर, और इसी न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होने की वजह से हम कहते हैं कि एक एटम के डिफरेंट आइसोटोप्स एग्जिस्ट करते हैं। कि अगर फॉर एग्जांपल कार्बन है तो कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, कार्बन 12, 13, 14। 12 मीन्स के कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन्स हैं एंड 6 न्यूट्रॉन्स हैं। 13 का मतलब है कि 6 प्रोटॉन्स एंड 7 न्यूट्रॉन्स हैं, और 14 का मतलब 6 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। हम एक एटम के अंदर न्यूट्रॉन नंबर फाइंड कर सकते हैं अगर हम मास नंबर को एटॉमिक नंबर से माइनस कर दें। जैसे कि एग्जांपल 3.1 है कि एक एटम है जिसका एटॉमिक नंबर 17 है। इट मीन्स कि उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 17 होंगे। उसका मास नंबर हमें बताया है कि वो 35 होगा। इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं उनका जो सम है दैट इज़ इक्वल्स टू 35। अब हमने फाइंड करना है कि प्रोटॉन्स कितने हैं, तो जो एटॉमिक नंबर है वही प्रोटॉन नंबर है यानी कि 17। हमने न्यूट्रॉन नंबर फाइंड करना है, तो हमें पता है कि P + N इज इक्वल्स टू 35। प्रोटॉन नंबर 17 है तो न्यूट्रॉन नंबर क्या होगा? तो हम इसको ऐसे 35 - 17 सॉल्व करके फाइंड कर सकते हैं। आंसर इज 18। नेक्स्ट इज रेडियो एक्टिविटी, the process by which unstable atomic nuclei decay and emit radiation, transforming into another atom or isotope। असल में हमें पता है कि एटम के न्यूक्लियस के अंदर दो चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, और वो इसीलिए एक साथ प्रेजेंट होती है क्योंकि एक न्यूक्लियर फोर्स होती है जो उनको बैलेंस कर रही होती है, उनको स्टेबल कर रही होती है। अगर ये जो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की रेशो जो है जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, अगर वो ठीक ना हो तो फिर एक एलिमेंट अनस्टेबल हो जाता है और ये फोर्स उनको बैलेंस नहीं रख सकती। इस फोर्स ना बैलेंस होने की वजह से एटम अनस्टेबल होता है और वो डीके करता है। डीके कैसे करता है? डीके करने के दो तरीके हैं, या तो वो अपनी बॉडी के अंदर से यानी कि एटम न्यूक्लियस के अंदर से या तो न्यूट्रॉन इमिट करेगा खुद को स्टेबल करने के लिए। जब न्यूट्रॉन इमिट करेगा इसका मतलब है कि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन नंबर चेंज हो जाएगा, एटॉमिक नंबर वही रहेगा। अगर न्यूट्रॉन नंबर चेंज होता है इट मीन्स के वो दूसरे आइसोटोप में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड मेथड है कि वो प्रोटॉन को इमिट करें। प्रोटॉन अगर कोई भी एटम इमिट करता है तो उसका एटॉमिक नंबर चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि एग्जांपल है कार्बन 14 की, कि रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो कार्बन 14 का है वो डीके करके नाइट्रोजन 14 में यानी कि दूसरे एटम में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए इसी तरह यूरेनियम 238 जो है वो भी एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप है, इसीलिए वो भी डीके करता है अपने न्यूक्लियस से प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को इमिट करता है। इस तरह वो स्टेबल लेड 206 में कन्वर्ट हो जाता है। टॉपिक 3.4 रिलेटिव एटॉमिक मास एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेटिव एटॉमिक मास जो है ये इसके डाटा हमें मुख्तलिफ साइंटिस्ट से मिलता है, जैसे डाल्टन, गैलुजैक, लुवाइजर, अवोगेड्रो एंड बर्ज़िलियस।
एटॉमिक मास का मतलब है एक एटम का मास। हमें पता है कि एक एटम बहुत ज़्यादा छोटा होता है जिसकी वजह से उसका मास भी बहुत ज़्यादा कम होता है। इतना कम होता है कि हम डायरेक्टली किसी भी एटम का मास फाइंड नहीं कर सकते। तो फिर हमने उसका एक मेथड यूज़ किया कि हम किस तरह एक एटम का मास लिख सकें। तो उसके लिए हमने एक रिलेटिव मास का कंसेप्ट लिया। इस रिलेटिव मास के कंसेप्ट में हम क्या करते हैं, एक एटम को एज अ स्टैंडर्ड लेते हैं और बाकी एटम को उसके कंपैरिजन में उसका मास फाइंड करते हैं। इसमें हमने क्या किया था, 1961 में हमने कार्बन का जो 12 आइसोटोप है, यानी कि जिसका मास नंबर 12 है, उसको हमने एज अ स्टैंडर्ड चूज़ किया, जिसका मास इक्वल था 12 एटॉमिक मास यूनिट के। 12 एटॉमिक मास यूनिट किसे कहते हैं, कार्बन 12 का जो एक्चुअल मास है, अगर हम उसको 12 से डिवाइड करते हैं वो 1 AMU के इक्वल आता है। तो हमने इसको स्टैंडर्ड लिया और हमने हर एटम के मास को इससे कंपेयर करके उसका मास फाइंड कर लिया। जैसे कि हमने जब फाइंड किया कि हाइड्रोजन का मास क्या है, तो हमें पता लगा कि कार्बन 12 के कंपैरिजन में जो हाइड्रोजन का मास है वो है 8.40% ऑफ कार्बन 12। मतलब जितना कार्बन का मास है उसका 8.40% मास जो है वो हाइड्रोजन का मास है। एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता लगा। तो उससे हम अब फाइंड करेंगे हाइड्रोजन का एक्चुअल मास। हमें पता है कि परसेंट का मतलब होता है डिवाइडेड बाय 100। तो 8.40 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 12। जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर आता है 1.008 AMU। इसीलिए अगर आप नोट करें तो हम जब भी हाइड्रोजन का मास लिखते हैं तो हम ये 1.008 AMU लिखते हैं। इसी मेथड के थ्रू हमने हर एटम का मास फाइंड किया कि वो कार्बन 12 के कंपैरिजन में उनका मास क्या है, और उसके ज़रिए हम लोगों ने ये सारे मासेस फाइंड किए कि ऑक्सीजन का मास 15.9 है, सोडियम को 22.98 है और एल्यूमिनियम को 26.98 है। ये कुछ और एग्जांपल्स है हमारे पास। ये सारे मासेस जो हैं ये रिलेटिव एटॉमिक मास है जो हमने कार्बन 12 को से रिलेट करके एटम्स के मास फाइंड किए। टॉपिक 3.5 आइसोटोप्स। आइसोटोप का जो वर्ड है ये सबसे पहले सॉर्डी ने यूज़ किया था, जिसके मुताबिक आइसोटोप का जो वर्ड है ये दो वर्ड से निकला है, आइसोस एंड टोप। आइसो का मतलब होता है सेम एंड टॉप का मतलब होता है प्लेस। मतलब ऐसी कोई चीज़ जो सेम प्लेस में प्रेजेंट हो उसको हम आइसोटोप कहते हैं। डेफिनेशन के मुताबिक आइसोटोप्स हम उन डिफरेंट एटम्स को कहते हैं जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट मास नंबर जो है वो डिफरेंट होता है। इसका मतलब क्या है, मतलब जब हम किसी भी दो आइसोटोप्स को देखते हैं तो उनमें जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं। फॉर एग्जांपल ये दो हमारे पास एटम्स हैं तो उन दोनों के न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे। एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। तो इनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दोनों सेम होते हैं बट इनके न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन्स होते हैं उनका नंबर क्या होता है, डिफरेंट होता है, जिसकी वजह से इन दोनों का जो सम होता है ये डिफरेंट होता है। सम डिफरेंट होने की वजह से मास नंबर डिफरेंट होता है, क्योंकि मास नंबर इक्वल होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के। तो प्रोटॉन तो हमें पता है कि प्रोटॉन नंबर को हम एटॉमिक नंबर भी कहते हैं। दोनों का प्रोटॉन नंबर सेम होता है इसीलिए इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, लेकिन जो मास नंबर है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम होता है और दोनों में न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है, इसीलिए इनका मास नंबर डिफरेंट होता है। अगर एटॉमिक नंबर सेम हो तो केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, लेकिन मास नंबर चेंज होने की वजह से दो आइसोटोप्स की, किसी भी एटम के आइसोटोप्स की जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हाइड्रोजन के आइसोटोप्स। तो नेचर में हाइड्रोजन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम एंड ट्रीटियम। 1, 2 और 3 रिप्रेजेंट करें इनके मासेस को। 1 का मतलब है इनका मास 1 है, 2 में 2 और 3 में 3। रीज़न क्या है, अगर आप इनके स्ट्रक्चर को देखें, ये हाइड्रोजन 1 का स्ट्रक्चर है। इसके न्यूक्लियस में जस्ट एक प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन नहीं है, इसीलिए इसका एटॉमिक नंबर 1 है। और आप नोट करें कि जितने प्रोटॉन्स हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही हैं, यानी कि 1।
ये है ड्यूट्रियम हाइड्रोजन 2। इसमें देखिए न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ एक न्यूट्रॉन भी ऐड हो चुका है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर मास चेंज होकर 2 में कन्वर्ट हो चुका है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल्स टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। ये है हमारे पास ट्रीटियम। इसमें देखें तो प्रोटॉन 1 है और न्यूट्रॉन जो हैं ये 2 हैं। अब देखें इसका मास क्या हो गया है 3, इसीलिए हम इसको हाइड्रोजन 3 से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इनकी अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा नेचर में हाइड्रोजन 1 पाया जाता है, हाइड्रोजन 2 लेस अबंडेंट है, यानी कि 0.0015% है। टोटल जितना भी हाइड्रोजन है उसमें उसकी क्वांटिटी ओनली 0.0015% है, जबकि जो हाइड्रोजन 3 है ये रेडियो एक्टिव होता है, ये एक्सट्रीमली रेयर है नेचर में। प्रोटियम के अंदर अभी हमने डिस्कस किया एक ही प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता, जबकि ड्यूट्रियम में एक न्यूट्रॉन ऐड होता है जिसकी वजह से उसका मास डबल हो जाता है, जबकि ट्रीटियम में 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए इनका मास ट्रिपल हो जाता है। प्रोटियम कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और टेस्टलेस है, जबकि ये वाटर में इंसोल्यूबल है और हाईली फ्लेमेबल है। हैवी वाटर, हैवी वाटर हम किसे कहते हैं? नॉर्मल पानी में हमें हाइड्रोजन 1 पाया जाता है, जबकि अगर वाटर में हाइड्रोजन 1 की जगह रिप्लेस करके हाइड्रोजन 2 प्रेजेंट हो तो हम उसको हैवी वाटर कहते हैं। हमें पता है कि ऑर्डिनरी वाटर और हैवी वाटर में डिफरेंस आइसोटोप्स का है और डिफरेंट आइसोटोप की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होती हैं, इसीलिए जो ऑर्डिनरी वाटर है उसकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो हैवी वाटर से डिफरेंट हैं। नॉर्मली हम कहते हैं कि वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन जो हैवी वाटर होता है उसमें मास डिफरेंट होता है, इसीलिए उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है दैट इज़ 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड। इसी तरह बॉइलिंग पॉइंट में भी चेंज आता है, 100 से 101 हो जाता है और डेंसिटी भी 0.99 से 1.104 हो जाती है मास के चेंज होने से। आइसोटोप्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़, अभी हमने डिस्कस किया था कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो जब आइसोटोप्स को देखें तो उनमें प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो सेम होते हैं, बट सिर्फ न्यूट्रॉन का डिफरेंस होता है, मतलब मास का डिफरेंस होता है। और मास के चेंज होने से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं, जैसे कि डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। जैसे कि नॉर्मल पानी जो है वो फ्रीज होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो जो हैवी वाटर है वो 3.81 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज होता है। सबसे ज़्यादा क्वांटिटी नेचर में हाइड्रोजन 1 की है, दैट इज़ 99.99%। हाइड्रोजन 2 यानी कि ड्यूट्रियम 0.0015% है और ट्रीटियम अभी जैसे हमने डिस्कस किया था वो रेयर है और ज़्यादातर नेचर में हमें नहीं मिलता। अब कार्बन के आइसोटोप्स की तरफ आते हैं तो कार्बन के टोटल 3 आइसोटोप्स हैं, 12, 13 एंड 14। जो 12, 13 एंड 14 है ये इनके मॉलिक्यूलर मासेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, मतलब प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के सम को। हमें पता है कि आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, तो तीनों में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं वो 6 ही हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। तीनों में 6 ही प्रोटॉन्स होते हैं, बस डिफरेंस आ जाता है न्यूट्रॉन्स नंबर का। यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन है, इसलिए सम करेंगे तो 12 आएगा। यहाँ पर 7 न्यूट्रॉन्स हो जाते हैं, जबकि यहाँ पर 8 न्यूट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए जो इनका मॉलिक्यूलर मास है वो भी चेंज होता रहता है न्यूट्रॉन्स के नंबर के चेंज होने से। अबंडेंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा कार्बन जो अबंडेंट है वो कार्बन 12 है, 98.8%। कार्बन 13 1.1% है नेचर में, जबकि कार्बन 14 बहुत कम क्वांटिटी में है, 0.009%, बट इसको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर कार्बन डेटिंग। वो हम आगे डिस्कस करेंगे वो किसे कहते हैं, क्योंकि ये एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 35 एंड 37। एटॉमिक नंबर तो हमें पता है सेम होता है, दोनों का एटॉमिक नंबर 17 है, बट डिफरेंस इनके न्यूट्रॉन्स में है कि 35 वाले में 18 न्यूट्रॉन्स है, जबकि 37 में 20 न्यूट्रॉन्स हैं। अब इस डायग्राम से इसको देख सकते हैं। अबंडेंस की बात करें तो क्लोरीन 35 सबसे ज़्यादा अबंडेंट है और ये नेचर में 75% है, जबकि क्लोरीन 37 25% है। क्लोरीन के जो आइसोटोप्स हैं ये ग्रेश येलो गैस होते हैं, उनकी शार्प पंजेंट इरिटेटिंग स्मेल है जिससे हम इसको पहचान सकते हैं, और ये वाटर में बहुत ही कम सोल्यूबल होते हैं।
यहाँ पर हमने क्लोरीन के आइसोटोप्स लिखने हैं, तो क्लोरीन Cl से रिप्रेजेंट होता है। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है, इसलिए दोनों में हम क्लोरीन नंबर 17 मतलब के एटॉमिक नंबर लिखेंगे। ऊपर हम मास नंबर लिखते हैं, तो हमें पता है क्लोरीन 35 जो है उसका मास नंबर 35 है, और दूसरे आइसोटोप्स का आइसोटोप यानी कि जिसकी 25% नेचर है उसका मास 37 है, इसलिए हम यहाँ पर 37 लिखेंगे। यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स हैं, 234, 235 एंड 238। सबसे ज़्यादा रेयर जो है वो 234 है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं 235 पे, और मेनली हम ये यूज़ करते हैं न्यूक्लियर रिएक्टर्स और एटॉमिक बॉम्ब में। सबसे क्वांटिटी में है, ज़्यादा क्वांटिटी में 238 है, और इसमें ये क्वालिटीज़ नहीं होती जो 235 में है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ नहीं करते। जैसे हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे कम क्वांटिटी में 234 है, फिर 0.072% जो है 0.72% 235 की है, और सबसे ज़्यादा क्वांटिटी 99.27 238 की है। यहाँ पर हमने चेक करना है कि यूरेनियम के अंदर कितने प्रोटॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स कितने हैं। हमें पता है कि एटॉमिक नंबर रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, तो यहाँ पर 92 एटॉमिक नंबर है। इसका मतलब है यूरेनियम के 92 प्रोटॉन्स हैं, यहाँ पर भी 92 प्रोटॉन्स हैं, और यहाँ पर भी 92 प्रोटॉन्स हैं। जबकि हमें पता है कि एटम में जितने, एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं, इसीलिए इन सब में इलेक्ट्रॉन्स भी 92 ही होंगे। मेन डिफरेंस आता है आइसोटोप्स में न्यूट्रॉन्स का, और वो हम कैसे निकाल सकते हैं, इन दोनों का डिफरेंस लेके। जैसे 234 और 92 का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 142, इसका मतलब इनके न्यूट्रॉन्स 142 हैं। इसी तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 143। इस तरह इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो आंसर आएगा 146। अब 238 जब डीके करता है, मतलब ब्रेक होता है, तो उसमें से हीलियम निकलता है। जब हीलियम निकलेगा तो हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 एटॉमिक नंबर वाला एटम जब रिमूव होता है तो इसका एटॉमिक नंबर चेंज होकर 92 से 90 में कन्वर्ट हो जाता है। इट मीन्स कि यूरेनियम डीके होके एक डिफरेंट एटम में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज थोरियम। इसी तरह हम 235 की फिजन को देखेंगे। जब फिजन होती है तो जो एटम होता है वो स्मॉलर न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे यहाँ पर आप नोट करें 235 जब ब्रेक होगा तो ये बेरियम 139 और क्रिप्टॉन 95 में कन्वर्ट होगा। 235 के ब्रेक होने से बहुत ज़्यादा लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है कि अगर हम 1 kg यूरेनियम को की फिजन करते हैं तो उससे इतनी एनर्जी रिलीज होती है जितनी कि 17,000 kg ऑफ कोल को बर्न करने से रिलीज होती है। मतलब कि यूरेनियम 235 की फिजन से हमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी मिलती है, इसीलिए हम इसको न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी यूज़ करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ एक एटम की डिपेंड करती हैं उसके प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन पे, और आइसोटोप्स के जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसीलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ सेम होती हैं। जबकि मैसेज डिफरेंट होने की वजह से इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ चेंज हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि हम किसी भी एटम का रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे फाइंड कर सकते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है कि आप लोग जो अबंडेंस होती है, जैसे कि यहाँ पर कार्बन 12 की अबंडेंस 98.8 है, उसको आप मल्टीप्लाई कर दो मास से। जैसे कार्बन का मास 12 है, इसमें ऐड कर दो सेकेंड आइसोटोप की अबंडेंस दैट इज़ 1.1 और इसको मल्टीप्लाई कर दो उसके मास से दैट इज़ 13। इसमें ऐड करो आप थर्ड आइसोटोप, जितने भी आइसोटोप्स हैं आप बारी बारी सब के इस तरह जो अबंडेंस है उनको ऐड करते जाओ, मल्टीप्लाई करते जाओ उनके मास से दैट इज़ 14। इसी तरह फिर आप क्या कर दो, जितने भी हैं करने के बाद आप उनको 100 से डिवाइड कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा 12.00026 आता है। इट मीन्स के कार्बन का जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो ये है। ये आपकी बुक में कंसेप्ट असेसमेंट 3.1 गिवन है। इसके मुताबिक एक एलिमेंट है जिसके 2 आइसोटोप्स हैं A एंड B। आप लोगों ने फाइंड करना है, क्या यहाँ पर गिवन है हमारे पास रिलेटिव एटॉमिक मास
वो ऑलरेडी गिवन है, दैट इज़ 35.5 AMU। और हमें यहाँ पर गिवन ये है कि ए की जो अबंडेंस है वो 75.77 है और उसका मास 35 है, जबकि बी की अबंडेंस जो है वो गिवन है लेकिन मास गिवन नहीं है और वही हमने फाइंड करना है। अभी मैंने आपको रिलेटिव एटॉमिक मास का फॉर्मूला बताया जिसके मुताबिक आप क्या करते हो, जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनके मास को मल्टीप्लाई करते हो उनके अबंडेंस से। जैसे कि यहाँ पर ए है तो उसका मास भी गिवन है, उसको आपने मल्टीप्लाई करना है उसके अबंडेंस से, जबकि जो आइसोटोप बी है उसको मल्टीप्लाई करना है उसके अबंडेंस से जो क्वेश्चन में गिवन है 24.23। फिर आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो 100 से और यहाँ पर रिलेटिव एटॉमिक मास है जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। अच्छा, ये वैल्यू जो है यानी कि मास ऑफ ए क्वेश्चन में गिवन है दैट इज़ 35, तो आप यहाँ पर पुट कर लो 35 इंटू 75.77 प्लस 24.23 बी है और यहाँ 100 से डिवाइड होगा, यहाँ पर आ जाएगा 35.5। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वैल्यू को यहाँ पर ये डिवाइड हो रही है तो यहाँ पर जाके क्या हो जाएगी मल्टीप्लाई, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 35.5 मल्टीप्लाई बाय 100 इक्वल टू 2651.95 प्लस 24.23 बी। अभी वैल्यू यहाँ पर ऐड हो रही है तो वहाँ पर जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और जबकि हम 35.5 को 100 से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 3550 और ये वैल्यू जब इधर आ जाएगी तो ये माइनस हो जाएगी 2651.95 इक्वल टू 24.23 बी। अब हमने इन दोनों का डिफरेंस लेना है दैट इज़ 898.05। अभी वैल्यू यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही है तो यहाँ पर आके दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी 24.23 और आंसर जो हमारे पास आएगा वो आएगा 37.06। इसका मतलब है जो सेकेंड आइसोटोप है उसका जो मास है दैट इज़ 37.06। इस तरह आप इस फॉर्मूले को यूज़ करके डिफरेंट वैल्यूज़ फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ कर सकते हैं, इसकी डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं, हम उनमें से कुछ को डिस्कस करेंगे। जैसे कि आयोडीन 134 हम यूज़ करते हैं बॉडी में थायराइड प्रॉब्लम को ट्रेस करने के लिए। सोडियम 24 हम यूज़ करते हैं हमारी बॉडी में अगर सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड की कंस्ट्रिक्शन या ऑब्स्ट्रक्शन हो तो कहाँ पे वो है उसको चेक करने के लिए हम सोडियम 24 यूज़ करते हैं। इसी तरह आयोडीन यानी कि आयोडीन 135 हम यहाँ यूज़ करते हैं तो आयोडीन 123 हम यूज़ करते हैं ब्रेन को देखने के लिए। कोबाल्ट 60 को हम यूज़ करते हैं कैंसर सेल्स को इरेडिएट करने के लिए, या तो उसको हम किल करना चाहते हैं या तो चाहते हैं कि जो ट्यूमर है वो श्रिंक हो जाए, तो इसके लिए हम कोबाल्ट 60 यूज़ करते हैं। कार्बन 14 हम यूज़ करते हैं फोटोसिंथेसिस के दौरान कार्बन के पाथवे को चेक करने के लिए। इसी तरह हम आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं किसी भी एटम के स्ट्रक्चर को फाइंड करने के लिए, जैसे हम सल्फ़र 35 यूज़ करते हैं थायोसल्फेट के स्ट्रक्चर को डिटर्मिन करने के लिए। इसी तरह रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स हमें मैकेनिज़्म भी बताता है। मैकेनिज़्म मतलब ये है कि कोई रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक किस तरह पहुंचा, किस पाथवे के थ्रू वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट तक पहुंचा, उसको चेक करने के लिए भी हम आइसोटोप्स का यूज़ करते हैं। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स को हम डेटिंग के लिए भी यूज़ करते हैं, मतलब किसी चीज़ की एज फाइंड करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे ममीज़ या आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स की एज फाइंड करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जैसे कार्बन डेटिंग का मतलब है कि हम कार्बन 14 को यूज़ करते हैं कार्बन कंटेनिंग सब्सटेंस, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिनके अंदर कार्बन प्रेजेंट होता है उनकी एज फाइंड करने के लिए हम कार्बन 14 यूज़ करते हैं। एक्चुअली जो कार्बन है ये कार्बन 14 लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है और कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो डेथ के बाद कार्बन 14 की जो अमाउंट है आपको पता है कि
रेडियो एक्टिव का मतलब है कि इसकी एक हाफ लाइफ होती है, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद ये हाफ हो जाता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, किसी भी मम्मी या किसी भी आर्कियोलॉजिकल ऑब्जेक्ट की एज फाइंड करने के लिए हम ये चेक करते हैं कि उसके अंदर कार्बन 14 की अमाउंट कितनी है, और इस चीज़ को चेक करके हम ये बता सकते हैं कि ये चीज़ कितनी पुरानी है या चीज़ कितनी, इसकी एज क्या है। सारे प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री क्लास 9th चैप्टर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर, टॉपिक 3.6 कैटाइंस एंड एनाइंस। कैटाइन और एनाइन किसे कहते हैं? यहाँ पर हमारे पास एक न्यूट्रल एटम गिवन है, और जब ये न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसके रिजल्ट में जो स्पीशी बनती है उसको हम कैटाइन कहते हैं। इसी तरह जब ये एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो जो स्पीशी बनती है उसको हम एनाइन कहते हैं। अब हम कैटाइन को डिटेल से डिस्कस करेंगे। कैटाइन कैसे फॉर्म होता है? जब एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है, और ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वही इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं ताकि वो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले सकें। रीज़न ये है कि जो मेटल्स होते हैं उनके वैलेंस शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और हमें पता है कि स्टेबिलिटी के लिए एटम के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होते हैं। तो मेटल्स क्या करते हैं, स्टेबिलिटी के लिए इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। हमें पता है कि एक न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होते हैं। मतलब एक एटम है और उसके न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं, तो इसका मतलब है कि उसके जो शेल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स भी 11 होंगे। तो जितने प्रोटॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स भी उतने होते हैं, इसीलिए एटम न्यूट्रल कहलाता है। लेकिन जब ये एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, मतलब इसको लूज करता है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स की अमाउंट होती है वो कम हो जाती है। मतलब अगर पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे तो लूज करने के बाद इलेक्ट्रॉन्स 10 हो जाएंगे। अब आप नोट करें कि इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की रेशो है वो सेम नहीं है। अब इन दोनों में जो पॉजिटिव की अमाउंट है वो इंक्रीज हो चुकी है, मतलब प्रोटॉन की अमाउंट एक ज़्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो इसके मुताबिक एक एटम जितने इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसके ऊपर उतने ही पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम प्लस की फॉर्मेशन और मैग्नीशियम +2 की फॉर्मेशन, इसको अब हम डिस्कस करेंगे। अब सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज़ 11। इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। अब आप नोट करें कि जो सोडियम का आखिरी शेल है उसमें जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको लूज करना पड़ेगा, मतलब 3s के 1 इलेक्ट्रॉन को लूज करना पड़ेगा, तब जाके इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो नियरेस्ट नोबल गैस के इक्वल हो जाएगी, जिससे ये हो जाएगा स्टेबल। इसके लिए क्या करता है सोडियम के हमें पता है कि न्यूक्लियस में 11 प्रोटॉन्स हैं। पहले शेल में अभी हमने देखा 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सेकेंड शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 + 6 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहाँ पर हम 8 इलेक्ट्रॉन्स लिख लेंगे, और थर्ड शेल में जस्ट एक ही इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये स्टेबल नहीं होता। तो ये क्या करता है, ये आखिरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको भी क्या कर लेता है, लूज कर लेता है, और लूज करने से इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं और प्रोटॉन्स जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। प्रोटॉन्स बढ़ने की वजह से इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। इन्हें एक इलेक्ट्रॉन लूज किया इसलिए इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, +1। इसी तरह जो मैग्नीशियम है, अब हम देखेंगे इसके ऊपर +2 चार्ज क्यों आता है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है। इसका मतलब ये है कि मैग्नीशियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s2 है, और जो नियरेस्ट इसका जो नोबल गैस है उसमें हमें पता है उसका एटॉमिक नंबर 10 है, नियॉन है। तो इसका मतलब है वो लेने के लिए इसको ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करना पड़ेगा, जिसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये हो जाएगी। अब हम क्या करते हैं, उसके लिए इसको 2 इलेक्ट्रॉन कैसे लूज करते हैं। मैग्नीशियम है जिसका एटॉमिक नंबर जो है वो 12 है, मतलब कि 12 प्रोटॉन्स हैं। इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी 12 हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं।
और थर्ड शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये क्या करेगा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके वैलेंस शेल में इसको ये लूज कर देगा, जिसके बाद जब 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा तो इसके पास 2 प्रोटॉन्स, मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर पॉजिटिव चार्जेस हैं वो एक्सेस में आ जाएंगे, जिसकी वजह से जो मैग्नीशियम है आफ्टर लूजिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट है डिस्क्राइब द फॉर्मेशन ऑफ कैटायंस फॉर द फॉलोइंग मेटल्स। जिस तरह हम लोगों ने सोडियम और मैग्नीशियम के लिए क्वेश्चन सॉल्व किया है, इस तरह हम लिथियम और एल्यूमिनियम के लिए भी देखेंगे। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है, जिसका मुताबिक उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s1 है। इसका मतलब इसके जो सेकंड शेल है उसमें जस्ट एक इलेक्ट्रॉन है और ये अनस्टेबल है, इसीलिए ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेगा। और हमें पता है कि लिथियम के करीब जो ही नोबल गैस है वो हीलियम है, जिसका एटॉमिक नंबर 2 होता है। इसके लिए उसको ये इलेक्ट्रॉन लूज करना पड़ेगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2। तो हम इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। लिथियम के जो प्रोटॉन्स हैं वो 3 हैं, इलेक्ट्रॉन्स पहले शेल में 2 होते हैं और सेकेंड शेल में 1 होता है। और नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन लेने के लिए इसको ये लूज करना पड़ेगा, जिसके बाद इसका जो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स बच जाएंगे और 1 लूज करने के बाद इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाएगा। सेम इज़ फॉर एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है वो है 1s2 2s2 2p6 3s2 एंड 3p1। ये स्टेबल तब होता जब इसके पास 3p6 होता, बट यहाँ पर 3p1 है, मतलब कि जो वैलेंस में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ये लूज कर देगा ताकि ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले ले जो नियॉन की है। तो इसको लूज करने के बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। इसी तरह हम इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करेंगे एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। इसके अंदर 13 प्रोटॉन्स हैं, इसलिए 13 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स और थर्ड शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। और अपने आप को स्टेबल करने के लिए अपने वैलेंस शेल के 3 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। रिमूव करने का मतलब है ये शेल रिमूव हम कर देंगे, जिसकी वजह से इसके ऊपर +3 चार्ज आ जाएगा। जो हम ऐसे शो करेंगे। नेक्स्ट है एनाइंस। एनाइंस हम नेगेटिवली चार्ज आइंस को कहते हैं। एनाइंस तब फॉर्म होते हैं जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। अभी हमने डिस्कस किया कि न्यूट्रल एटम के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो जब एक न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन का गेन करता है तो इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की अमाउंट इंक्रीज होने से जो नेगेटिव चार्जेस हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं एक एटम के अंदर, जिसकी वजह से उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये आप इस डायग्राम से भी देख सकते हैं कि यहाँ पर एक न्यूट्रल एटम है जिसके अंदर पहले 4 प्रोटॉन्स थे और 4 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। जब इस न्यूट्रल एटम ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो गेन करने से न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स तो उतने ही हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जो अमाउंट है वो इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से इसके ऊपर अब नेगेटिव चार्ज आ गया है। Describe the formation of anions for the following non-metal atom। ऑक्सीजन और फ्लोरीन के हम इसमें एनायन की फॉर्मेशन को चेक करेंगे कि किस तरह एनायन की फॉर्मेशन होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है और इसका मतलब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p4 होगी। हमें पता है या तो इसको नियरेस्ट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन के लिए इन 6 को लूज़ करना होगा या सेकेंडली इसको 2 गेन करने होंगे, तो ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले सकता है। 6 को लूज़ करना मुश्किल है, जबकि 2 को गेन करना क्या है, आसान है। इसीलिए ऑक्सीजन क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जिससे इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6। मतलब ये नियरेस्ट नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन ले लेगा, दैट इज़ नियॉन। अच्छा, इसका हम स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। ऑक्सीजन के पहले शेल में हमें पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और सेकेंड शेल में 6 हैं। अब इनमें 2 इलेक्ट्रॉन्स कम है तो ये क्या करेगा, वो ये इन 2 इलेक्ट्रॉन्स को भी क्या कर लेगा, गेन कर लेगा।
गेन करने के बाद इसके आखिरी शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो जाएंगे। गेन करने से नेगेटिव चार्ज आ जाता है और 2 गेन किए हैं, इसीलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। इसी तरह आपने फ्लोरीन के लिए भी इसको सॉल्व करना है। कंसेप्ट असेसमेंट एक्सरसाइज 3.2, इसको हम खुद सॉल्व करेंगे। सल्फ़र का एटॉमिक नंबर 16 है, उसके अकॉर्डिंग अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 and 3p4। इसका मतलब है कि इसके आखिरी शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अपने आप को स्टेबल करने के लिए या तो इसको 2 गेन करने होंगे या तो 6 को भी लूज़ करना होगा, और हमें पता है कि 2 को गेन करना क्या है, आसान है। इसीलिए ये आखिरी शेल जो है 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके 3p4 से 3p6 हो जाएगा और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p6। मतलब सल्फ़र ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा। अब सल्फ़र के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो सल्फ़र के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं और थर्ड शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सल्फ़र आफ्टर गेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स, अब इसके पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड में 8 और थर्ड में भी अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा। और गेन करने से हमें पता है नेगेटिव चार्ज आता है, इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं इसलिए इसके ऊपर -2 चार्ज आएगा। तो जिस तरह सल्फ़र 16 का हमने किया इस तरह आपने क्लोरीन 17 का भी कर लेना है। और सबसे पहले इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, दैट इज़ 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p5। इसलिए इस तरह सल्फ़र की तरह सल्फ़र ने 2 गेन किए, उनको 2 की ज़रूरत थी, तो क्लोरीन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन आने से वो स्टेबल हो जाएगा। इसलिए 3p5 को 3 से 3p6 करने के लिए क्लोरीन जो है ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसके बाद इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जस्ट लाइक सल्फ़र जो है वो स्टेबल हो जाएगी 1s2 2s2 2p6 देन 3s2 and 3p6। इस तरह हम क्लोरीन का स्ट्रक्चर भी देख लेंगे। क्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, सेकेंड शेल में 8 हैं और थर्ड में उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। और हमें पता है कि वैलेंस शेल में ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए और उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, जबकि क्लोरीन में जस्ट 7 हैं। तो ये एक ही इलेक्ट्रॉन गेन करके ख़ुद को स्टेबल कर लेगा। पहले शेल में 2 ही रहेंगे, सेकेंड शेल में 8 और जो थर्ड शेल है उसमें 7 से गेन करने के बाद 8 हो जाएंगे। और चूंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है इसीलिए इसके ऊपर जो चार्ज होगा वो -1 का आएगा। आई होप कि आपको कैटायन और एनायन का जो कंसेप्ट वो समझ में आ गया होगा। टॉपिक 3.7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अकॉर्डिंग टू बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, एक एटम में न्यूक्लियस के अराउंड सेवरल सर्कुलर पाथ्स होती हैं। इन सर्कुलर पाथ्स को हम शेल्स या ऑर्बिट्स कहते हैं। इनकी जो एनर्जी होती है वो फिक्स होती है। सब शेल्स की एनर्जी सेम नहीं होती, डिफरेंट होती है लेकिन फिक्स है, इसीलिए हम इनको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। शेल को रिप्रेजेंट करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू यूज़ की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग जो शेल नंबर 1 है उसके लिए n की वैल्यू 1 होती है, शेल नंबर 2 के लिए 2 एंड शेल नंबर 3 के लिए 3 एंड सो ऑन। शेल्स को हम नेम से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे शेल नंबर 1 को हम K शेल, 2 को L, 3 को M, 4 को N एंड सो ऑन कहते हैं। डिस्टेंस एंड एनर्जी, जितना शेल का डिस्टेंस न्यूक्लियस से दूर होता है उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होती है। जैसे आप नोट करें कि शेल नंबर 4 न्यूक्लियस से सबसे ज़्यादा दूर है, इसका मतलब है उसकी एनर्जी सारे शेल्स में सबसे ज़्यादा होगी। सब शेल, शेल जो है वो फर्दर सब डिवाइडेड है इनटू सब शेल्स और सब एनर्जी लेवल। 4 तरह के सब शेल्स होते हैं, S, P, D एंड F। शेल नंबर 1 में एक ही सब शेल है 1s, 2 में 2 सब शेल्स 2s 2p,
3 में 3 सबशेल्स 3s 3p 3d एंड 4 में 4 सबशेल 4s 4p 4d एंड 4f। इट मीन्स के n वैल्यू हमें सबशेल्स की भी इंफॉर्मेशन दे रही है। इसी तरह सबशेल के अंदर मैक्सिमम कुछ इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा उनमें इलेक्ट्रॉन्स नहीं आते। जैसे कि एस सबशेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स, पी में 6, डी में 10, एफ में 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स जब भी हम फिल करते हैं सबशेल्स में तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी लेवल फिल करते हैं। ये एनर्जी लेवल है 1s की एनर्जी 2s से लो है, 2s की 2p से, 2p की 3s से। ये जो अरेंजमेंट है जिसमें हमें एनर्जी लेवल्स का पता लगता है, एनर्जी ए सबशेल्स की पता लगती है, इस अरेंजमेंट को हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन्स पहले लोअर सबशेल में फिल होते हैं एंड देन हाई सबशेल में फिल होते हैं। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का तरीका हम यहाँ से समझेंगे डायग्राम से। सबसे पहले हम हर शेल के सबशेल लिखेंगे। जैसे शेल नंबर 1 में एक सबशेल है 1s, शेल नंबर 2 में 2, शेल नंबर 3 में 3s 3p 3d, 4 में 4 सबशेल एंड सो ऑन। उसके बाद हम इनको डायगनली कट करेंगे जैसे हमने यहाँ पर कट किया हुआ है। पहले 2 दफ़ा जो एरोस लगाएंगे उसमें एक सबशेल को कट करेंगे, सेकंड 2 दफ़ा जो एरोस लगाए हुए उनमें हम 2 सबशेल्स को कट करेंगे और बाद में 3 को एंड देन 4 को। इस तरह हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद जो एरो होगा उसको हम इस तरह हम क्या करेंगे, जो पहली एरो का हेड होगा उसको हम सेकंड की टेल तक लेके जाएंगे, फिर जो सेकंड का हेड है उसको हम थर्ड की टेल की तरफ लेके जाएंगे, थर्ड की हेड को हम फोर्थ की टेल की तरफ एंड सो ऑन। असल में ये हमें डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमने कैसे इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट लिखनी है। अब जो पहले आएगा इसका मतलब उसकी एनर्जी लेवल जो है उसका कम है और जो बाद में आएगा उसकी एनर्जी क्या है, ज़्यादा है। सबसे स्टार्ट में हमारे पास इस डायग्राम के थ्रू 1s आ रहा है। इसका मतलब है कि पहले 1s की एनर्जी सबसे लो होती है। पहले हम 1s को फिल करते हैं, देन हम जाते हैं 2s की तरफ। 2s के बाद आप देखें कि नेक्स्ट जो हेड है, जो टेल है वो 2p की तरफ है, इसका मतलब 2p फिल होगा और 2p के बाद नेक्स्ट फिर 3s फिल होता है, 3s के बाद 3p, 3p के बाद 4s एंड 4s के बाद 3d, 4p, 5s एंड सो ऑन। मतलब जब भी हम एक एटम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो पहले हम उसका 1s फिल करते हैं। जब 1s फिल हो जाता है और इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं फिर हम 2s की तरफ आते हैं एंड देन 2p एंड 3s एंड सो ऑन। तो आपको ये ऑर्डर याद होना चाहिए। तो इस तरह की जो अरेंजमेंट होगी उसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे। सिंबल फॉर एटम्स एंड आयंस। एक एटम को रिप्रेजेंट करने के लिए सिंबल यूज़ किया जाता है। जैसे कि एलिमेंट सोडियम है तो उसके लिए सिंबल जो है वो Na, यानी कि एलिमेंट जैसे सोडियम उसके लिए जो सिंबल है वो Na है, पोटेशियम के लिए K है। तो हम किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए उसका सिंबल यूज़ करते हैं। उसके बाद हम जो जैसे कार्बन के लिए सिंबल जो है वो C है। उसके बाद जो सुपरस्क्रिप्ट है वहाँ पर हम उसका मास नंबर लिखते हैं। मास नंबर सम होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के। जैसे कार्बन का जो मास नंबर है दैट इज़ 12। इसी तरह हम लेफ्ट सबस्क्रिप्ट में उसका एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स लिखते हैं। राइट सुपरस्क्रिप्ट में हम उसके ऊपर चार्ज लिखते हैं। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हुए हैं तो उसके ऊपर +2 चार्ज आएगा, तो हम राइट सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे। इस तरह हम एक एटम को रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम्पल लेंगे हम मैग्नीशियम की। इसमें यहाँ पर लेफ्ट सुपरस्क्रिप्ट में जो 24 लिखा हुआ है ये इसके मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, 12 एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि ये जो नंबर है ये चार्ज को रिप्रेजेंट कर रहा है किसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लूज या गेन किए हुए हैं। इसका मतलब है मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो है वो 24 है, एटॉमिक नंबर 12 है और +2 ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके एक आयन फॉर्म कर लिया है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।